This conference will now be recorded. तो आज के निबंध का टॉपिक बाढ़ रहेगा, फ्लड। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी इसमें। तो हमेशा की तरह हम लोग इसकी एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे, यानी इसकी एक रूपरेखा बनाएंगे सबसे पहले। आप लोगों ने अभी निबंध लिखना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने। इस वीक आपने एक ही आदमी ने निबंध लिख के दिखाया है, ज्योति, आशा, सुरेश, मेघा ने अभी तक कोई निबंध लिख के नहीं दिखाया है। तो आज का निबंध सब लोग लिख के आज शाम तक सबमिट करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो हम अपने आज के निबंध की ड्राफ्टिंग यानी बाढ़ की आउटलाइन या रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हमेशा की तरह हम प्रियम्बल, प्रस्तावना या आमुख तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अर्थ की बात होगी। अर्थ के बाद क्षेत्र भी बताएंगे। क्षेत्र के बाद कारण और परिणाम। कारण और परिणाम। परिणाम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहेंगे। दूर करने के उपाय भी दिए जाएंगे, सजेशंस, और फिर अंत में कंक्लूजन। ठीक है, तो इसके लिए आज लाइंस नहीं है, हमें एक दृश्य बनाना होगा, और जहां भी बाढ़ आती है उस बाढ़ का एक दृश्य जाहिर सी बात हमारी आंखों में तैरता है। उससे हम शुरुआत कर सकते हैं, एक कथन से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कथन थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उस कथन को ही लिख लें, ऐसे शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि इससे शुरुआत मजबूरी में ही करें, अन्यथा नहीं। कि बाढ़ भारत का मानसूनी यथार्थ है। बाढ़ भारत का मानसूनी यथार्थ है। ठीक है, क्या होती है बाढ़, यहां से समझा सकते हैं फिर। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मानी जाएगी। दूसरी शुरुआत कर सकते हैं एक दृश्य दिखाकर, और दृश्य मद्रास की बाढ़ से शुरुआत करेंगे आप। तो पूरा लाइन सेंटेंस लिखेंगे। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उत्तर भारत का एक परिवार मद्रास के मरीना बीच पर पहुंचता है, और देखते ही देखते उसकी परेशानियां, देखते ही देखते उसकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जब जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और लौटते
मानसून ने लौटते मानसून ने मैरीना बीच को जल प्लावित कर दिया। आधा प लापे एक की आखिरी मात्रा, जल प्लावित कर दिया। प्लावित माने ढकना, कवर कर लेना है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है और सबके दिमाग में या मस्तिष्क में एक ही प्रश्न है कि इससे कैसे बचा जाए। ठीक है, तो एक बहुत सामान्य सा दृश्य बनाकर हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास कोई और दृश्य आप भी बनाएं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को प्लस माइनस करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चेंज करके अब सीधा हम अर्थ पर आएंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या है बाढ़। तो माना जाता है कि भूमि पर अस्थायी रूप से विशाल क्षेत्र का जलमग्न हो जाना है। वैसे तो यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें नदी सरिताएं या किसी अन्य जल स्थान की जल राशि को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बांधकर नहीं रखा जा सकता है। यह निर्भर करता है कि जब उस स्थान की जल धारण करने की क्षमता जल निकासी ना होने या भूमि की स्थलाकृति टोपोग्राफी के कारण
ऐसा हो जाए। नेक्स्ट लाइन से, वस्तुतः यह प्राकृतिक पर्यावरण व जल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और एक रूटीन प्रक्रिया का भाग। ये सेंटेंस समझ में आ गया? इस सेंटेंस का सीधा मतलब यही है कि बादलों का बनना, बारिश होना, ठीक है, समुद्र में नदियों से वाष्पीकरण होना और वाष्पीकरण से पुनः फिर बादल बनना, ठीक है। तो कुल सामान्यतः क्या है, जल चक्र का हिस्सा है। हिस्सा कब बनेगा? जब बारिश इतनी ज्यादा हो, अस्थायी रूप से एरिया कवर हो जाए पानी से और उसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे। जब तक इसके दुष्प्रभाव सामने नहीं आएंगे या नहीं होंगे, तब तक हम इसे एक प्राकृतिक आपदा नहीं मान सकते, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, लेकिन व्यापकता बढ़ने पर दुष्प्रभाव के कारण यह प्रकोप और पुनः आपदा में बदल जाता है। व्यापकता तो इतनी है कि राष्ट्रीय आपदा आयोग की माने तो देश का 12% क्षेत्रफल, 12% एरिया इससे प्रभावित है। व्यापकता दिखा रहे हैं आप, तो भारत का 12% जमीन, ठीक है, कॉमा गांव से लेकर मद्रास और मुंबई जैसे महानगर, गांव से लेकर मद्रास और बॉम्बे जैसे महानगर, कॉमा 75 लाख हेक्टेयर भूमि, 75 लाख हेक्टेयर भूमि, कॉमा सर्वाधिक आवृत्ति और हानि करने वाली आपदा, सर्वाधिक आवृत्ति वाली और हानि करने वाली आपदा। आवृत्ति का मतलब अन्य जितनी भी आपदाएं हैं, चाहे भूकंप हो, है ना, चाहे बादल फटना हो या ज्वालामुखी हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, उनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? बाढ़ की है। कहने का मतलब ये हर साल कुछ इलाकों में तो आती ही आती है, इसलिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं, यानी सबसे ज्यादा बार आएगी, बारंबार, सर्वाधिक, ठीक है। यह है इसकी व्यापकता। तो ऐसा होने पर क्या बन जाएगी? एक आपदा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
व्यापकता आपने पहले दिखाई, क्षेत्रफल 12% क्षेत्रफल, 75 लाख हेक्टेयर जमीन। तो इसको हम कैसे समझेंगे कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हो, है ना। तो इसके इलाकों को समझने के लिए आप अब लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, अगर इसकी व्यापकता या प्रसार क्षेत्र आधारित देखा जाए, क्षेत्र आधारित देखा जाए एरिया वाइज, तो भारत में आप बाढ़ के 5 क्षेत्रों को पहचाना गया है, 5 क्षेत्रों को पहचाना गया है। इन क्षेत्रों में लिखेंगे अलग अलग कारणों से बाढ़ आती है, जैसे कहीं नदियों से, तो कहीं बादल फटने से, और तो कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, ठीक है। तो भारत में बाढ़ के जो एरिया हैं वो एरिया अलग अलग कारणों से प्रभावित हैं, जैसे पूर्वी खंड, सबसे पहले लिखेंगे ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन यानी पूर्वी खंड, जिसका विस्तार असम में घग्गर से लेकर, असम में ब्रह्मपुत्र से लेकर बिहार और यूपी में घग्गर नदी तक है। घग्गर सुना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। इसके अतिरिक्त गंडक, कोसी, तिस्ता, गंडक, कोसी, तिस्ता और मानस असम में इत्यादि नदियां हैं जो कि स्थानीय स्तर पर शोक कहलाती है, स्वरूप है। आप जानते होंगे जैसे नॉर्थ बिहार का शोक कौन है, कोसी, है ना, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। स्थानीय स्तर पर शोक तक कहलाती हैं। शोक का मतलब इससे इनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसमें सर्वाधिक प्रभावित राज्य इलाके कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, ये भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ बाढ़ आनी ही आनी है किसी भी हालत। आजकल आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र की बाढ़, तो है ना। ठीक, दूसरा क्षेत्र है उत्तर भारत, जिसमें सिंधु और गंगा की सहायक नदियां सम्मिलित हैं, विशेषकर सिंधु की। जैसे सतलुज की, सतलुज द्वारा जम्मू कश्मीर की बाढ़ 2015-16 में,
चिनाब और रावी नदी द्वारा हिमाचल की बाढ़, और पश्चिमी यूपी में रामगंगा की बाढ़, रामगंगा की बाढ़। ठीक है, अगला मध्य पूर्व खंड, तीसरा क्षेत्र है मध्य पूर्व खंड, जिसमें छत्तीसगढ़ में महानदी और उड़ीसा में वैतरणी और स्वर्णरेखा। अगला है मध्यवर्ती खंड, फोर्थ होगा ये चंबल और उसकी सहायक नदियां, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तथा गुजरात में कच्छ में समुद्री पानी, समुद्र का जलस्तर। ठीक है, और अंत में दक्षिण खंड में महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र और पिछले साल केरल की बाढ़, है ना, मुल्ला पेरियार डैम से पानी छोड़ने के बाद। ठीक है, ये 5 क्षेत्र हैं। इसमें आगे लिखेंगे इन क्षेत्रों में बाढ़ की बारंबारता का फ्रीक्वेंसी का फर्क है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि केरल, मद्रास, तमिलनाडु में बाढ़ें कम आती हैं, लगभग 8 से 10 साल की फ्रीक्वेंसी बनती है वहां पर, है ना। जबकि जो पूर्वी खंड है वहां तो बाढ़ हर साल आती है और बड़े एरिया को प्रभावित करती है। ये चीज लिखेंगे। ठीक है, पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जो हमारा गुजरात वाला खंड है, राजस्थान सरप्राइज करता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। पिछले कुछ समय में राजस्थान की बाढ़ ने भी हमें चौंकाया है, क्योंकि राजस्थान तो वैसे भी पानी से बचा हुआ क्षेत्र है, और वो भी कब, राजस्थान का कौन सा इलाका, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर कहलाता, जहाँ पानी बहुत कम पड़ता है लेकिन वहां भी बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो वहां बाढ़ का कारण थोड़ा सा दूसरा है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे जब कारणों की बात करेंगे तो, है ना। ठीक है, इसमें आप चर्चा और कर सकते हैं कि भारत में जो कुल बाढ़ आ रही है, साउथ को छोड़ दें तो 66% बाढ़, 66% बाढ़ नदियों से आती है, और बाकी जो 34% है वो तटीय क्षेत्रों के कारण है। तटीय क्षेत्रों के कारण है या ग्लेशियर के पिघलने के कारण भी आ सकती है। तो ये हमारा प्रभाव क्षेत्र है, व्यापकता है। व्यापकता को आगे भी दिखाएंगे जब परिणामों की चर्चा करेंगे। बीच में अभी हम लिखने वाले हैं बाढ़ के कारण। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हेडिंग नहीं बनाएंगे,
तो पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? क्यों आती है बाढ़? क्यों आती है बाढ़? तो इसका जवाब हमें निम्नलिखित आरेख समझते हैं, चार्ट से मिल जाता है। तो अब हम वो चार्ट बनाने वाले हैं कारणों का, और आप हमेशा की तरह वही लिखेंगे, प्राकृतिक और मानवीय, नेचुरल रीजन और मैन मेड। या आर्टिफिशियल, कृत्रिम भी कहते हैं इनको। चलिए, तो नेचुरल को दो भागों में बांटेंगे, एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय घटनाएं, वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक, और दूसरी भौतिक। फिजिकल रीजन, ठीक है। वायुमंडलीय कारकों को तीन भागों में बांट लेंगे आप। तो सबसे पहले आप जानते हैं मानसून, इसके बाद लिखेंगे वृष्टि। वृष्टि माने प्रेसिपिटेशन, वृष्टि। एक तो वर्षा होती है, एक वृष्टि होती है, ठीक है। वृष्टि, प्रस्फोट, प्रस्फोट, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आगे लिखेंगे थर्ड में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे अभी एम्फान वगैरह आए थे, उनका एग्जांपल देंगे। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। भौतिक रीजन लिखेंगे अब। भौतिक भौतिक को हम कई भागों में बनाएंगे, इसलिए इसके अलग से हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। भौतिक पर पहले है इनसफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, अपर्याप्त प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको अभी मैंने कहा था, अभी बताएंगे। जो जोधपुर और बीकानेर में बाढ़ आई, राजस्थान में आती है, वो अपर्याप्त अपवाह तंत्र है। अपर्याप्त अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि तेज बारिश को जब पानी निकलने का जगह नहीं मिलती तो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम होती है कि जो पानी का निकासी था वो दोनों तरफ से चौक हो जाती है। तो जिस पानी को फैलना चाहिए था, सपोज करो कभी वो इलाका जहाँ मकान नहीं थे, तो नदी का जो पाट बोलते हैं इसको, वो इतना बड़ा था, ठीक है। लाखों हजारों किलोमीटर का, सैकड़ों किलोमीटर का पाट हो सकता है, ये पाट इलाका होता है, ज्योग्राफी की भाषा में उसको पाट कहते हैं। लेकिन जब मानव बस्तियां बसेंगी तो क्या होगा, धीमे धीमे वो यहाँ तक आ जाएंगी। ये मानव बस्तियों ने क्या कर दिया, नदी के पाट क्षेत्र को सीमित कर दिया। अब थोड़ी सी बारिश भी होगी यहाँ पर तो क्या होगा, जो फ्लो है वो, पानी भले ही कम था लेकिन बहने का एरिया, जो पाट क्षेत्र है वो सीमित हो गया, तो अचानक से वहां बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं अपर्याप्त अपवाह तंत्र। दूसरा भौतिक रीजन लिखेंगे नदियों का विसर्पण, नदियों का विसर्पण।
अर्थात नदियों के बहने का जो मार्ग होता है वो सीधा नहीं होता या निश्चित नहीं होता। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर पूर्वी खंड है और वहां की नदियां, जैसे कि कोसी। कोसी को हम शोक क्यों कहते हैं बिहार का? क्योंकि कोसी के पानी का रास्ता आज तक फिक्स नहीं है, वो हर बार रास्ता बदल देती है। इसलिए अगली बार किस रास्ते से आएगी ये पहले से कहना मुश्किल होता है और परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला रीजन है नैरो वैली, संकीर्ण घाटी। इसके लिए उदाहरण है ब्रह्मपुत्र और मानस नदियां। ये प्राकृतिक रूप से ही इनकी जो वैली है वो बहुत नैरो है। तो बारिश के समय में क्या होगा, वैली पानी से जल्दी भर जाएगी। कोई इलाका अगर चारों तरफ से कैसा हो, तीन तरफ से नैरो हो या दो तरफ से नैरो हो, इस तरह से, तो आने वाला पानी बहुत जल्दी ही ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो संकीर्ण घाटी ब्रह्मपुत्र की और मानस की है। ठीक है, अगला कारण नदियों की जो सिल्ट होती है उसका बढ़ना, यानी नदियों की वहन क्षमता में कमी, ट्रांसपोर्टेशन पावर ऑफ रिवर, नदियों की वहन क्षमता में कमी। अब किसी भी नदी की जो बहने की क्षमता होती है कम क्यों हो जाती है? जब नदी के अंदर क्या भर जाए, सिल्ट आ जाए। तो सिल्ट जमीन में तल में जम जाती है और तल में जमने से क्या होता है, पानी ज्यादा नहीं आ पाता, तो पानी ऊपर की ओर भागता है और फ्लो कर जाता है। तो अगर समय समय पर गाद हटाते रहा जाए तो जो पानी का तल है वो गहरा बना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अगला है भौतिक कारण भूस्खलन, यानी रुका हुआ पानी। हमने लैंडस्लाइडिंग वाले टॉपिक में देखा था कि लैंडस्लाइडिंग से जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, और जगह पानी इकट्ठा होगा तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, अस्थायी बाढ़ बनेगी वहां, अस्थायी झील बनेगी वहां पर। और लास्ट है, ध्यान से सुने और समझे, उच्च भौमिक जल स्तर। उच्च भौमिक जल स्तर, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का हाई होना। मतलब जैसे कि आप ईस्ट यूपी और बिहार को देखते हैं कि वहां बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नहीं है, नदियां छोटी हैं। तो छोटी नदियां क्या करती हैं, उस स्थान के जल स्तर को ऊपर उठाए रखते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, थोड़ा सा पानी भी पड़ेगा तो जल के भूमि के जल सोखने की क्षमता कैसी है, सीमित हो चुकी है। तो जैसे ही पानी पड़ेगा तो क्या होगा, जल और नहीं सोखा जा सकता जमीन के द्वारा। अब इसकी तुलना करो एक बड़े एरिया में एक बड़ी नदी से, वहां क्या होगा, जल स्तर कम होगा क्योंकि नदी का पानी हर जगह नहीं होगा, तो वहां पानी पड़ेगा तो जमीन सोख लेगी उस पानी को। ठीक है, तो छोटी नदियां ज्यादा होने पर किसी एरिया में, तो वहां जल स्तर उच्च हो जाता है। जब भी बारिश होगी भूमि और पानी नहीं सोख पाएगी, तो अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ बाढ़ जल्दी आएगी। और आप याद रखो, हमने पहले भी लिखा था कि भारत में हर जगह बाढ़ आने के कारण अलग अलग है। कुछ जगह नदियों से बाढ़ आती है, लेकिन नदियों की बाढ़ के कारण भी अलग अलग है। कई जगह वैली नैरो है, कई जगह जल स्तर ऊंचा है, तो हर जगह जिम्मेदारी एक जैसी नहीं होगी, कारण नहीं होगी एक जैसे। ठीक, ये हो गए आपके भौतिक कारण। प्राकृतिक कारण कंप्लीट हैं। अब इसके बाद आपको लिखने हैं
पहाड़ी क्षेत्रों के कारण, इसी में अगला पॉइंट जोड़ देंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा का मतलब बादल फटने जैसी घटनाएं, ग्लेशियरों का पिघलना, इससे बाढ़ आती। ठीक है, अब हम मानवीय कारणों की बात करेंगे। तो मानवीय कारणों में वो चर्चा मैंने आपको हमेशा से लिखा ही है कि गांधी का स्टेटमेंट आप हमेशा देंगे, जहां भी लिखना होगा कॉमन स्टेटमेंट है कि प्रकृति मनुष्य की जरूरतें पूरा करने के लिए है, इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं। तो मानवीय कारण भी बहुत अच्छे से जिम्मेदार है। चलिए एक एक करके लिखें। सबसे पहले निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों का कटाव, है ना। वन कटेंगे तो वर्षा का पानी क्या होगा, जमीन द्वारा नहीं सोखा जाएगा और वो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, कृत्रिम तटबंधों का टूटना। तटबंध माने एक तरह के बांध होते हैं। कृत्रिम तटबंधों का टूटना, जैसे 2008 में नेपाल कोसी पे जो प्राकृतिक तटबंध थे वो टूट गए थे, इससे बाढ़ आई थी। ऐसे ही 2008 में जोधपुर में जसवंत सागर बांध टूट गया था, जसवंत सागर बांध, उससे बाढ़ आई। ठीक है, ये है कृत्रिम तटबंधों के टूटने से बाढ़। और लास्ट में इसमें लिखेंगे केरल की बाढ़। वहां तटबंध टूटा तो नहीं था, लेकिन मुल्ला पेरियार डैम में पानी अत्यधिक आ जाने की वजह से बांध के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। तो वहां पर क्या किया गया, मुल्ला पेरियार बांध से पानी छोड़ दिया गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, अचानक पानी छोड़ देने की वजह से। तो अगर आप बिना चेतावनी के पानी छोड़ेंगे तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मानवीय कारण नहीं है, मानवीय भूल है। ठीक है। तीसरा, नगरीय आधारभूत संरचना की कमी या अनियोजित विकास, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। इसमें एग्जांपल देंगे बॉम्बे और मद्रास की बाढ़। यहाँ पानी आना तो स्वाभाविक था, लेकिन वो पानी बाढ़ में क्यों बदला, इस तरह से लिखिएगा ऐसे, है ना। यहाँ पानी तो समुद्र तट के इलाके हैं, तो पानी तो बरसेगा ही बरसेगा, जाहिर सी बात है। बॉम्बे में आते हुए मानसून से और मद्रास में जाते हुए मानसून से बारिश तो होती है। ये बाढ़ में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब यहाँ जल निकासी की क्षमता या संरचना बाधित होती। और यहाँ जरूर लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे कि बंबई की बाढ़ का कारण प्लास्टिक था। जो पॉलीथीन आती हैं, उसने क्या किया था, ड्रेनेज सिस्टम को, यानी निकासी, जल निकासी तंत्र को चॉक कर दिया था। तो मनुष्य की ये गंभीर भूल चौक में कन्वर्ट हुई और उस चौक ने ड्रेनेज सिस्टम को चौक कर दिया और शहर पानी से भर गए। ये स्थिति मद्रास की हुई कि वहां जल निकासी अच्छी नहीं है, क्योंकि पुराने शहर हैं, जनसंख्या का बहुत अत्यधिक दबाव है, जाहिर सी बात है समस्या होगी। और लिखेंगे इसमें, नदी क्षेत्रों में अनियोजित खनन अगला कारण है। इलीगल और अनसाइंटिफिक माइनिंग इन रिवर बेसिन एरिया। नदी क्षेत्रों में अवैध खनन या अवैज्ञानिक खनन। देखो,
उत्तराखंड में इसको चुगान कहते हैं, है ना। जब नदी के रास्ते से रेत बजरी निकाली जाती है तो ये जरूरी है। अगर आप रेत बजरी नहीं निकालेंगे लगातार तो पानी का तल कैसा होगा, ऊपर उठ जाएगा, घाट ज्यादा भर जाएगी। लेकिन उसको निकालने का तरीका भी सही होना चाहिए। कैसे कि तटबंधों की ओर नहीं होना चाहिए। तटबंधों की अगर आप तरफ करेंगे तो जमीन कमजोर होगी और तटबंध टूट सकते हैं, है ना। तो आजकल आप देखते होंगे मुरादाबाद के क्षेत्र में, रामपुर के क्षेत्र में हर साल बाढ़ आने लगी है रामगंगा नदी की वजह से। तो उसका रीजन वही है कि वहां पर शहरीकरण इतना तेजी से हुआ है कि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में रेत निकाली है और वो गलत ढंग से निकाली गई। रेत माफिया आप जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुरैना मध्य प्रदेश में एक आईपीएस को रेत माफिया ने मारा था, है ना, अंडर ट्रेनी आईपीएस को। तो रेत भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा फैक्टर है। और जाहिर सी बात है, रेत कहाँ मिलता है, नदी क्षेत्र से मिलता है, समुद्री क्षेत्रों से मिलता है। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है रेत माफिया की। तो उसको थोड़ा सा आप यहाँ जोड़ के दिखाएं और लिखें इसमें तटीय क्षेत्रों का सिकुड़ना। तटीय क्षेत्रों का सिकुड़ने का मतलब, तटीय क्षेत्रों के सिकुड़ने का अर्थ है क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कि मानव बस्तियां बस गई हैं वहां पर, या होटल रेस्टोरेंट खुल गए हैं, है ना। आप जब गोवा जाते हैं तो बीच पर जाते होंगे, बीच पे जाते होंगे तो क्या करते हैं, वहां देखते होंगे आप कि चारों तरफ बड़े बड़े होटल्स रिजॉर्ट्स बन गए हैं। तो उन रिजॉर्ट्स ने क्या कर दिया है, जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल क्षेत्र एरिया है, उसको स्क्वीज किया है, सिकोड़ दिया है। ठीक, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। इस तरह से ये भारत में बाढ़ के कारण आपके स्पष्ट है। चलिए, स्वरूप या प्रकार भी लिखने हैं आपको, जो आपके सामने है। ठीक है, प्रकार भी लिख सकते हैं इसके बाद आप। धीमी गति से बाढ़, तेज गति से बाढ़ और अचानक बढ़ती बाढ़, है ना। तो इसे आप नोट कर लें अपने अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही। तो अगर आप कहेंगे बादल फटने से बाढ़ आएगी तो अचानक आई हुई बाढ़ होती, या कोई बांध टूट जाए। इसमें आप टिहरी डैम के एग्जांपल दे सकते हैं। लोग कहते हैं अगर टिहरी डैम में कुछ भी नुकसान होता है, हानि होती है, तो 2 3 से लेकर 5 घंटे के अंदर दिल्ली तक जो भी इलाका बीच में आएगा वो सब डूब जाएगा। तो ये अचानक बाढ़ आती है, अचानक बाढ़ के कारण बनेगी। सॉरी। ठीक है, अब हम बाढ़ के परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं। किसी भी आपदा की तरह बाढ़ के कारण भी नकारात्मक होंगे। जैसे आप लिखेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो आर्थिक हानि है। और आर्थिक हानि में आप डेटा जरूर देंगे, आंकड़े जरूर देंगे। क्या है वो, कि भारत में हर वर्ष 1800 करोड़ रुपए की हानि, 1800 करोड़ रुपीस की हानि होती है। ठीक है, इसमें भी आप लिखेंगे कि सबसे ज्यादा समस्या किसानों के लिए है। किसान के लिए समस्या कृषि पर कैसे है, फसल चौपट होगी तो किसान प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। मिट्टी कटेगी, किसान प्रभावित होगा। पानी भर जाएगा, फसल प्रभावित होगी, तो चारे की समस्या यानी मवेशी प्रभावित होंगे, यहाँ तक कि मवेशी बह जाएंगे। तो अच्छे से लिखेंगे, कृषि
और किसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, यानी सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है बाढ़ के, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव टारगेट भी है। इसके बाद जान की हानि, माल की हो गई, जान की हानि। तो कहा जाता है कि भारत में एवरेज हर वर्ष 1600 से अधिक लोग बाढ़ से मरते हैं, 1600। तो ये जान और माल की हानि आपने डेटा वाइज दिखा दी है। इसमें आप और जोड़ें, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। ठीक है, इससे परिणामों में और थोड़ी सी इंटेंसिटी आ जाएगी। आर्थिक हानि हो गई और जीवन की हानि हो गई। तो पशुधन, मनुष्य, मकान, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद परिवहन की समस्या होगी, और इस समय सभी प्रकार का परिवहन बंद हो जाता है। भूकंप में कम से कम एयर वाला चल सकता है, लेकिन बाढ़ के समय तो एयर वाला भी बंद हो जाता है। तो सभी प्रकार का परिवहन समाप्त हो जाता है। परिवहन में सड़कें टूट जाती हैं, तो बचाव कार्य और मुश्किल हो जाते हैं। ठीक। खाद्य पदार्थों की कमी, पूरे देश के लिए क्या होगा? खाद्य पदार्थों की कमी होगी। बाढ़ जाने के बाद भी हानि पैदा करती है। अन्य आपदाएं केवल आते समय हानि लेकर आती हैं, जबकि बाढ़ तो जाने के बाद भी हानि करती है, और वो क्या है? महामारी, एपिडेमिक्स, है ना। तो बहुत सामान्य सी बीमारियां हैं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये बहुत सामान्य सी बीमारियां हैं जो बाढ़ के बाद फैलती हैं। पर्यावरण की हानि लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी आप दिखा सकते हैं, आपके सामने स्पष्ट है। ठीक है, अब हमें लिखना है इसके कुछ सकारात्मक परिणाम। तो यद्यपि ये अनवांटेड परिणाम है, हम नहीं चाहते कि ऐसे परिणाम आए, अनिश्चित हैं, लेकिन फिर भी आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो ये बाढ़ के परिणाम आपके सामने है। जीवन को खतरा, कटौती, आर्थिक नुकसान, कीमतों का बढ़ना, मृदा अपरदन, पेड़ पौधे, ये सब चीज। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कुछ सकारात्मक परिणामों की। अनिश्चित है लेकिन सकारात्मक है, और वो है हमें नई मिट्टी मिल जाती है। तो बाढ़ें क्या लेकर आती हैं? नई मिट्टी लेकर आती हैं पहाड़ों से, और नए प्रकार के मैदानों का, उर्वर मैदानों का, फर्टाइल लैंड का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा है जो अपशिष्ट होते हैं, वेस्टेज होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कृषि अपशिष्टों का दूसरे स्थान पर निक्षेपण हो जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगला, भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है। बारिश में लैंड जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है, और इन सब की वजह से बाद में फिर महान संस्कृतियों का जन्म होता है, क्योंकि विश्व की अधिकांश संस्कृतियां कहाँ जन्म पैदा हुई हैं? जल के किनारे। तो ये कुछ सकारात्मक परिणाम भी आपको दिखाने हैं। उपाय क्या करेंगे वो भी देखेंगे हम, और किसी भी आपदा प्रबंधन की तरह उपाय यहाँ भी तीन तरह के होंगे: आपदा से पूर्व, आपदा के समय, और है प्रबंधन की स्थिति यहाँ भी दिखाएंगे। तो आपदा प्रबंधन में मैंने आपको दिखाया था बाढ़ से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है।
केंद्रीय जल आयोग, है ना। तो केंद्रीय जल आयोग आपदा पूर्व प्रबंधन में 173 केंद्रों की सहायता से पूर्व सूचना देता है। क्योंकि बाढ़ पूर्व सूचनीय आपदा है, इसलिए इसको या इसके प्रभाव को कम सीमित किया जा सकता है। तो केंद्रीय जल आयोग 173 केंद्रों की मदद से बाढ़ की पूर्व सूचना देता है। इसलिए आप देखेंगे आपदा प्रबंधन की तरफ से उड़ीसा में जो तूफान आया था, जो आए थे, बाढ़ आई थी, आने की संभावना थी, उससे पहले ही लगभग 2.5 लाख लोगों को वहां से हटा दिया गया था। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण तंत्र बनाया हुआ है 1954 से, जिसमें 3 तरह के उपाय किए जाते हैं। त्वरित उपाय, इमीडिएट मेजर्स हैं, जो 2 साल के लिए किए जाते हैं, 2 साल के टारगेट को रख के किए जाते हैं। इसमें नदी तल की सफाई की जाती है, जनसंख्या को ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया जाता है और तटबंध बनाए जाते हैं। तटबंध नदी के पानी को दोनों साइड से रोकने के लिए, इंग्लिश में इनको लीवी बोलते हैं, लीवी। दूसरे उपाय है अल्पकालिक उपाय। ये 4 से 5 साल के लिए होते हैं, मतलब आज से शुरू करेंगे तो 4-5 सालों में ये दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। इसमें लिखेंगे धरातलीय अपवाह में सुधार। चाइना ने ये काम किया है कि जो नदियों की बाढ़ थी, उसमें नदियों के प्रवाह को उन्होंने मैकेनाइज किया है। तो धरातलीय अपवाह सुधार, नदी के जो रास्ते हैं बहने के, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। चेतावनी प्रणाली, वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाता है और स्थायी तटबंध बनाए जाते हैं, परमानेंट तटबंध बनाए जाते हैं। और तीसरा है दीर्घकालिक उपाय। इसमें बांध और जलाशयों का निर्माण, बैराज। तो बांध के उदाहरण में लिखेंगे आप इसको, भारत की कुछ नदियां जो पहले शोक कहलाती थी, जैसे दामोदर बंगाल का शोक थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि दामोदर नदी के पानी को हमने कई सारे डैम बनाकर रोक लिया है, स्टेबल कर दिया है उसे। तो बांध एवं जलाशयों का निर्माण, भूमि उपयोग सुधार यानी निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन को रोका है इसमें हमने, भूमि सुधार किए हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नेशनल फ्लड कमीशन। और इसमें नगरीय कचरा प्रबंधन, अर्बन वेस्टेज मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाय किए हैं और बीमा कार्यक्रम, इंश्योरेंस प्रोग्राम भी चलाए हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर वही लिखेंगे गांधी जी वाली बात कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन हाँ उसकी बारंबारता में कमी की जा सकती है, फ्रीक्वेंसी में उसके प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है, दुष्प्रभावों को। उसके लिए हमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना होगा और मानवीय कारकों को, कारणों को जो आपने लिखे हैं उनको कम करते हुए हमें धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाना होगा। आपने लिखा था विकास का पूंजीवादी मॉडल छोड़कर विकास का
धारणीय विकास का मॉडल अपनाना है। पूंजीवादी विकास मॉडल को छोड़कर धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को फॉलो करना है। ठीक है, वो कहानी मैंने आपको हर टॉपिक पे बताई है, तो आप वहां से इसे और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब हम अंत की ओर चले। इसका हमें समरी भी करना है इससे। तो लिखें उसे, उक्त उपायों के अलावा प्रकृति के इस प्रकोप से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन मानवीय गतिविधियों को रोकना होगा जो प्रकृति को चुनौती देकर विनाश लीलाओं को आमंत्रित करते हैं। विनाश लीलाओं को आमंत्रित करते हैं। प्रकृति हमारी रक्षा तभी करेगी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। इस संबंध में चीनी या चाइनीज मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। चाइनीज मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस वर्षा जल को हमें उपयोग में लाना होगा, ना कि इसे बाढ़ में बदलने देना है। ठीक है, चलिए, एक दो पॉइंट बीच में छूट से गए हैं। जैसे मानसून आपने लिखा था ना, तो मानसून वाले टॉपिक में आप लिखिएगा वहां पर कि भारत में समस्या ये है कि जो अगर सपोज करो 100% बारिश होती है तो मानसून 4 महीने के लिए आता है लगभग। ठीक, जो मेन मानसून है, और वो 70% वर्षा कर देता है। यानी भारत की 100% वर्षा का 70% केवल 4 महीनों में मिल जाता है। सोचो अगर ये वर्षा कुछ समय अंतराल पर होती तो हम क्या कर लेते, इस पानी को स्टोर कर सकते थे, या वो पानी बाढ़ में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब आप मानसून दिखा रहे हो तो उस तरह से दिखाइए कि भारत में अधिकांश वर्षा मानसून में होती है और मानसून केवल 3 से 4 महीने के लिए इफेक्टिव रहता है। तो जो बारिश हमें पूरे साल मिल सकती थी वो कितने साल में मिल जाती है, 4 महीने में। इसलिए वो बाढ़ में बदलने का खतरा बना रहता है। पहला, मानवीय कारणों में चीन का उदाहरण दीजिएगा, चीन और नेपाल का। 2020 में हम देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति बनने का एक बड़ा कारण, खासकर ब्रह्मपुत्र की जो बाढ़ है उसके बनने का कारण चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र पर पानी का नियंत्रण करना है। चीन गर्मियों के दिनों में ये पानी कम कर देता है, जबकि बरसात के दिनों में वो पानी जानबूझ के छोड़ता है। तो दुश्मन देशों की पॉलिसी भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाढ़ का निबंध है। आप मुझे मेल करें शाम तक लिखकर। ठीक है, वीडियो में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, लिंक आप लोगों से देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यास आईएएस एकेडमी के चैनल पर आपको ये वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। टेस्ट होगा सैटरडे को।
निबंध का अलग से, ठीक है, तैयारी रखिएगा। तो सैटरडे को हम निबंध पर टेस्ट रखेंगे सीजन। चलिए ठीक है। This conference will now be recorded. तो आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए अभी। आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो फिर उसमें मिल जाएगी वो। ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आपको। सर हाँ सर बोलिए। सर इंग्लिश ऐसे कैसे होगा? इंग्लिश ऐसे के लिए पूछ रहा था सर मैं। इंग्लिश ऐसे कैसे होगा? तो यस दीपक सर। सर आपको ये जो ऐसे लिखाए गए हैं हाँ उनकी सर। सहायता से अभी से आप उन्हें कन्वर्ट करके उन्हें लिख के दिखाएं। ठीक है, एक काम तो ये करना है। दूसरा काम दीपक सर को मैंने बोल दिया है कि वो बहुत सिलेक्टिव टॉपिक, 5 टॉपिक आपको लिखवा भी देंगे, जैसे मैंने लिखवाया है ना। यस सर। क्योंकि निबंध में समस्या रहेगी कि बहुत सारे निबंध ना तो आप लिख सकते हो ना ही याद होंगे आप। तो यस सर। जैसे उत्तराखंड संबंधित जितने भी ऐसे हैं वो आप रटें अच्छे से। तो एक आध दिन में वो आपको लिखवा देंगे प्रॉपर तरीके से वो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो रटिए उनको फिर। यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है।